नमस्कार दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ टेट का गणित पोर्शन देखेंगे। मैथ्स में आप कैसे अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, इस पर पढ़ाई पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले एक बात आपको बोलना चाहता हूं कि आप अगर गणित विषय के प्रति डर या भय का भाव रखते हैं तो उसको तुरंत ही निकाल दीजिए, क्योंकि सकारात्मक सोच के साथ ही आपका जो परीक्षा है वो अच्छा होगा। तो यही बोलना चाहूंगा कि आप एक पॉजिटिविटी अपना माइंड में रखिए कि गणित विषय में भी मैं 30 में 30 ला सकता हूं या जितना बनेगा उतना बना सकता हूं। इस उद्देश्य के साथ आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप इस गणित विषय में भी अच्छे से अच्छा अंक ला सकते हैं। कैसे लाएंगे वो मैं आपको बताता हूं कि आपका कैसे अच्छा हो। दोस्तों, एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो मेरे नए वीडियो है उनको आप देख सके, मैं अपलोड कर सकूं। तो चलिए चालू करते हैं। हम आज टोटल 14 नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम 14 नंबर ला सकते हैं इस गणित विषय में। तो हम बात करें इसका तो टोटल कितने अंक आता है, 30 अंक आता है, जिसमें गणित की प्रकृति अर्थात थ्योरिकल क्वेश्चन 14 नंबर का आता है और बाकी 16 नंबर न्यूमेरिकल आता है अर्थात संख्यात्मक आता है। तो इतना तो बोल सकता हूं कि संख्यात्मक नहीं बनेगा तो थ्योरिकल तो बनाओ, है ना। जो थ्योरी है कम से कम उसको बनाओ। तो गणित की प्रकृति की बात करें दोस्तों, आप सभी को पता है कि लोगों के मन में गणित के प्रति एक भय रहता है। तो इसको मान ले, इसकी प्रकृति कैसी है, जटिल है। सबसे पहले बात तो बोलना चाहूंगा, इसकी प्रकृति कैसी है, जटिल है। उसके बाद भी गणित पढ़ने और सीखने से बच्चों का विकास कैसे होता है। हर विषय का अपना प्रकृति होता है। हम दूसरे विषय की तुलना में इस विषय का तुलना करें कि गणित से हमें क्या फायदा होता है, इसकी पढ़ने से हमें क्या फायदा होते हैं, इसके बारे में इस प्रकृति में समझाया जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरी बातों को भी ध्यान से सुनेंगे, सुनने के साथ ही दिमाग में इसको लेते जाइएगा, है ना। सिर्फ की पॉइंट्स को नोट करूंगा, लिखवाऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पहला हम देखें दोस्तों, तो गणित क्या है, गणित की प्रकृति क्या है। तो गणित संख्याओं पर आधारित होता है ना, संख्याओं पर और उनके अपनी भाषा पर आधारित होता है ना। गणित की एक अलग भाषा होती है, संख्याएं होती है। तो ये संख्याओं पर आधारित होता है। प्रकृति कैसी है, संख्याओं पर आधारित होती है। तो खुद की अपनी भाषा है इनकी, है ना, खुद की भाषा है। गणित की भाषा ही जैसा हम पढ़ेंगे आगे भी कि कैसे इनका भाषा है। गणित का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, संख्या में आपका मापन भी आ जाएगा, है ना, दिशा भी आ जाएगा, कि दिशा का स्थान भी आएगा। की पॉइंट्स है दोस्तों, है ना। गणित की प्रकृति में ये सब चीज शामिल है और खुद की गणित की एक भाषा होती है, उसके बारे में। अब बच्चे लोग को फायदा क्या होता है, इससे छात्रों को फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, गणित पढ़ने से हम पढ़ाते क्यों हैं, क्योंकि इसमें बच्चों का विकास हो, जिसमें होता है तार्किक सोच, जिसमें होता है पहला तार्किक सोच बढ़ता है ना। जो तार्किक सोच का विकास होता है, तार्किक सोच का विकास होता है। ऑप्शन में ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए की पॉइंट्स हैं, आप ध्यान देंगे। गणित को हम कैसे पढ़ाते हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से। इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्रमबद्ध। कोई अचानक से किसी भी शब्द को नहीं बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम संख्या से चालू करते हैं, अंक से चालू करते हैं, फिर उनको आगे का जो समस्या है उसको हल कराते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों, जिसको आप समझ सकते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। स्टूडेंट के विकास में क्या होता है ना। ये तो गणित की प्रकृति हो गई। स्टूडेंट में क्या होता है, जब मैथ्स गणित पढ़ता है तब उनका एक आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है ना। और आत्मविश्वास के साथ साथ इसमें क्या होता है कि आत्मनिर्भरता के गुण भी आते हैं। अगर कोई बच्चा गणित अच्छे से जानता है, समझता है, तो उसमें क्या होता है, आत्मनिर्भरता भी होता है, सेल्फ रिलायंस भी विकसित होता है। आगे बात करें दोस्तों, तार्किक सोच तो हम बता दें कि तार्किक सोच होता है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये इतना ही पॉइंट है इसमें गणित की प्रकृति में। गणित की प्रकृति में पहले ही बताया हूं कि थोड़ा सा जटिल होता है दूसरे विषय की तुलना में, फिर भी इसको हमारे पाठ्यक्रम में पूरा स्थान दिया गया है। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों गणित की प्रकृति में, वो है पाठ्यक्रम में इसका क्या स्थान है। जो की पॉइंट्स है पाठ्यक्रम में
गणित का स्थान क्या है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। दोस्तों पाठ्यक्रम में गणित का स्थान आपको पता ही है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में गणित कक्षा 1 से लेके या KG1 से, आजकल KG भी हो गया है, तो गणित कक्षा 1 से लेकर कहां तक, 10वीं तक अनिवार्य है। इस बात को आप जानते हैं, लेकिन पढ़ने के रूप में देखना है इसको, है ना, कि पाठ्यक्रम में क्या स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि गणित का कितना महत्वपूर्ण विषय है कि उसको कक्षा 1 से लेकर 10 तक पूरे इंडिया छत्तीसगढ़ में अनिवार्य है। सबसे पहले की पॉइंट है ना ये, कि ये पूरा अनिवार्य है। ठीक है। दूसरी बात हम बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के मन में जब कोई पक्ष होता है तो दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। कुछ हमारे जो दार्शनिक या जो शिक्षाविद हैं उन्होंने कहा कि ये जटिल विषय है, तो बच्चों के ऊपर किसी विषय को या कठिन विषय को थोपा नहीं जाना चाहिए। कुछ महाशय, कुछ विद्वान ऐसे कहते थे कि नहीं भाई, ये जो कक्षा 1 से 10 तक है तो बच्चों के ऊपर क्यों इस कठिन विषय को थोपे। तो इस पर बहुत वाद विवाद चर्चा चला, पक्ष और विपक्ष हुआ। तो बहुत से वाले विद्वानों का मानना था कि इसको कक्षा 1 से केवल 8 तक ही अनिवार्य किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में रहे कि पक्ष और विपक्ष भी होता है हर चीज के पीछे, उस बात को समझेंगे। लेकिन शिक्षाविदों ने माना कि गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य करना चाहिए। तो ये अभी हमारे शिक्षा पद्धति में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय है। स्थान समझ में आया, इसका विशेष स्थान है, ये कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य है। ठीक है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, एक और की पॉइंट बता देता हूं कि इसी विषय में निकल गया है तो, है ना। एक रोजन बेकन है, उन्होंने कहा है गणित को ना प्रकृति है, तो बता देता हूं। बेकन, ये ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है, एक कहावत है बेकन का कि क्या बोलता है कि गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार है ना। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। गणित क्या है, गणित नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। वैज्ञानिक का नाम है, जो दार्शनिक है उनका बेकन नाम है। गणित को क्या बताया है कि गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार और कुंजी है। आप इसका महत्व समझिए कि गणित बगैर विज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये हुआ, है ना, कुंजी है और कुंजी है। ठीक है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम में कैसा स्थान मैंने आपको समझा दिया, और ये इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है एक दार्शनिक है उनके बारे में बता दिया कि एक ऐसा उन्होंने कहा है कि गणित विज्ञानों का प्रवेश द्वार और कुंजी है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे टॉपिक पर चर्चा करें तो हमारा आता है गणित की भाषा। गणित की भाषा कैसी होती है या क्या क्या होता है। दोस्तों गणित की भाषा भी नॉर्मली है कि जैसे आपको पहले ही बताया, गणित में क्या क्या होते हैं, संख्याएं होते हैं, है ना। इसमें कई प्रकार के संख्याएं होते हैं, उसको समझना। इसमें सम भी होता है, विषम होता है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, सबको तो लिख देता हूं मैं, समय रहता तो। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं इसके। इस बात को, ये गणित विषय के लिए ही उपयोग होता है। ठीक है। इसमें हम कुछ और भी आता है, जैसे चर, अचर, है ना, चर, अचर, मूल आता है, वर्गमूल, घनमूल, ये सब गणितीय भाषाएं हैं। ठीक है। या हम बोल देते हैं कभी जोड़िए, क्या बोल देते हैं, जोड़िए, हल कीजिए, है ना दोस्तों, हल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हम किसी हिंदी विषय में
ये ऐसा नहीं कहेंगे कि आप मान याद कीजिए, लेकिन किस विषय में कहते हैं, गणित विषय में, क्योंकि ये इसकी भाषा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये गणित की जो भाषा है वो एक अलग है और अपने में ही समाहित है। तो इन सब जो अक्षर है उसको समझिए, शब्दों को, कि इस प्रकार ये गणित की भाषाएं होती है। अगला दोस्तों, चलो मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं कि कैसे प्रश्न आएंगे इसमें। मैंने अभी बताया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो एक प्रश्न लिखता हूं, गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है? गणित को कमेंट में उत्तर देंगे, गणित को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। इसमें ऑप्शन सुनिएगा, विद्यार्थियों का दुश्मन, क्या बोलता है, विद्यार्थियों का दुश्मन। दूसरा है शक्तिशाली का शक्ति, शक्तिशालियों का शक्ति। देखो भाई, टेट परीक्षा में शब्दों का कोई कुछ भी शब्द आप उपयोग कर सकते हैं ना। यहाँ विद्यार्थियों का दुश्मन, बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहाँ से ला लेते हैं वो भी समझ में नहीं आता। तो शब्दों के लिए आप मत जाइएगा। विद्यार्थियों का दुश्मन है, शक्तिशालियों का शक्ति है, मन की भाषा, तीसरा है मन की भाषा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस सेक्शन से, है ना। जो गणित की प्रकृति सेक्शन है उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। मस्तिष्क का व्यायाम, ठीक है, मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसमें से आपको क्या करना है, ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप बताइएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे आगे भी पढ़ाना है, इसलिए अधिक देर तक तो नहीं रख सकता। ठीक है, उत्तर बताइएगा कमेंट में, इसका उत्तर क्या होगा। क्योंकि कभी कभी क्या है, लगता है कि जब पेपर में बैठे रहते हैं तो एक कौन सा आएगा, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, डी है ना, ऑप्शन 4, मस्तिष्क का व्यायाम गणित को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इस लेसन में तो इतना ही है। मैंने एक और बोला था कि जो एक विद्वान है, गणितज्ञ हैं, बेकन, उन्होंने क्या किया, तो बेकन ने क्या कहा था कि, किसने कहा था, कोई एक प्रश्न है, गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार व कुंजी है। किस विद्वान ने कहा था उसको बताना है आपको, है ना। अभी मैं जस्ट पढ़ाया था, दिमाग में लाइए और समझिए उसको। अब हम अगला चलते हैं, गणित सीखना, सिखाना व मूल्यांकन। ये 7 नंबर के इसमें से आएंगे, मात्र जो बताया हूं उसी से, उससे बाहर का नहीं आएगा। फिर रिमाइंड कर दूं, जितना मैं बताया हूं उसको थोड़ा सा आपको एग्जीक्यूशन करना होगा, बाकी सभी प्रश्न उसी में से आएंगे। 7 नंबर पूछिए, 5 मिनट में क्लास खत्म, और आपका जो है 7 नंबर आपके हाथ में, समझना आपको है ना, थोड़ा थोड़ा। अब हम लोग यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 में क्या कहता है, इसको समझते हैं और जानते हैं कैसे। यूनिट 2 का नाम है गणित सीखना। सबसे पहले शिक्षक लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। गणित सीखना मतलब सबसे पहले शिक्षकों को सीखना पड़ेगा, फिर सिखाना, ठीक है। शिक्षक सीख जाएंगे, छात्रों को सिखाएंगे। इसी में है मूल्यांकन व मूल्यांकन। जैसा पाठ से ही समझ में आ रहा है, इसमें गणित सीखना भी है, सिखाना भी है और मूल्यांकन भी लेना है। बहुत बड़ी चीज है क्या, बताओ आप। गणित सीखना है, सिखाना है, मूल्यांकन में क्या क्या होता है, कैसे सीखते हैं उसको बताना है, सिखाना कैसे ये बताना है। तो 3 चीजों में से हमारा ये भी जो यूनिट है इसमें भी 7 नंबर का आएगा, सिर्फ थ्योरिकल ही आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो दोस्तों, आप जब एग्जाम हॉल में रहेंगे
तब कोशिश करेंगे कि दिमाग को पॉजिटिविटी रखे, है ना, सकारात्मक सोच रखे, जिससे कि आपका जो एनर्जी है वो अच्छा बना रहे। तो गणित की प्रकृति में गणित सीखना कैसे सीखते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें उपचारात्मक शिक्षण होता है ना। उपचारात्मक, ये हमारा सब सिलेबस से लिया गया टॉपिक है ना, बाहर से नहीं बता रहा हूँ, ये हम सब सिलेबस में है, आप पुस्तक देख लीजिएगा या सिलेबस देख लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण, है ना, रिमेडियल टीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश में भी काम आएगा आपका, ये भी बता देता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो वैसे सभी हिंदी मीडियम से होंगे, तो उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग भी होता है, ये आपका जब इंग्लिश वाले पोर्शन में भी काम आएगा। तो सबसे पहले रिमेडियल टीचिंग का परिभाषा बता देता हूँ कि हम, ये क्या होता है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, लेकिन हम लोगों को कैसे बता के सिखा सके, इस चर्चा में है। और ये एक उत्तम विधि है ना भाई, बहुत अच्छा विधि है ना। उपचारात्मक विधि, उत्तम विधि बोलते हैं इसको, ठीक है, उत्तम विधि, गणित शिक्षण का उत्तम विधि। इसमें क्या होता है कि कुछ सिद्धांत होते हैं, उस विषय में हमको आगे बढ़ना होता है, ठीक है। जैसे इसमें दो प्रकार के शिक्षण होते हैं, एक तो होता है कमजोर बालकों के लिए, उपचारात्मक मतलब, है ना, कमजोर बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए होता है। की पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, कमजोर बालकों को कैसे आगे करे, कमजोर या पिछड़े बोल सकते हैं ना, इसको लैंग्वेज में आप देख लीजिएगा, पिछड़े छात्रों के लिए, ठीक है। छात्रों के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। उपचारात्मक विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, कमजोर पिछड़े छात्रों के लिए, तथा कई होते हैं प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। बात समझ में आ रहा होगा, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किनके लिए है, कमजोर व पिछड़े छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, ठीक है, के लिए। अब इसको कैसे उपयोग करें, इस विधि का कमजोर छात्रों को कैसे करें। देखो दोस्तों, आप सभी डीएड बीएड करके ही टेट परीक्षा दिला रहे हैं, तो कमजोर छात्रों को हमेशा हम कैसे पढ़ाएं, उस विषय पर ही ये पूरा है। उपचारात्मक कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं कक्षा में कि जो कमजोर बालक होता है उसको हमेशा कक्षा के सामने में बैठाना चाहिए, है ना। जो कमजोर बालक होते हैं उसको क्या करते हैं, कक्षा के सामने बैठाना चाहिए, ठीक है। कुछ और है कि समस्या हल करते समय छात्रों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सूत्रों पर ध्यान देना चाहिए। तो कमजोर जो छात्र होते हैं उनको, ठीक है, 2 मिनट प्लीज को मिटा देता हूँ, क्या क्या है उसको बता देता हूँ, ठीक है। कमजोर छात्रों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कक्षा के सामने बैठाना चाहिए, कक्षा के सामने बैठाना चाहिए, फ्रंट सीट में, है ना, कक्षा के सामने बैठाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि उनको उनके दिमाग में जो सिद्धांत और प्रत्यय है वो जाना चाहिए, है ना। हम ऐसा उनको बताएं कि उनका जो हमारा जो नियम है या प्रत्यय है, ये अच्छी तरीका से सिद्धांत है, ये उनके दिमाग में जाए, तब वो लोग सीखेंगे, ठीक है। कमजोर छात्रों के लिए क्या कर सकते हैं, मॉडल पद्धति को अपना सकते हैं, मॉडल बनाना, ठीक है, मॉडल बनाना, चार्ट बनाकर हम उनको गणित पढ़ा सकते हैं, अच्छे से सिखा सकते हैं। बातों को समझ रहे होंगे आप भी, अपने दिमाग से 2-4 ऐसे चीजों को लाइए तुरंत, है ना, कि कैसे करें। जो उनकी चार्ट बनाकर, मॉडल बनाकर, उनका ग्राफ बनाकर, ऐसे हम उनको आगे कर सकते हैं। चौथा पॉइंट बोलना चाहूंगा कि कमजोर बच्चों के प्रति क्या करना चाहिए हमें, कि उनके जो स्वयं के है उनको बुलाकर उनको क्या करना चाहिए, श्यामपट कार्य देना, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कमजोर बालकों को श्यामपट कार्य देना अर्थात उनको बुलाकर खुद हल करवाना चाहिए, श्यामपट कार्य देना,
नवाचारी शिक्षा करना चाहिए, है ना, नए 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 उनको ज्ञान देना चाहिए, समूह शिक्षा देना चाहिए, खेल विधि द्वारा गणित सिखाना चाहिए। ये सब कमजोर बालकों के लिए हम लोग उपचारात्मक शिक्षण विधि अपनाते हैं। बात समझ में आ रहा होगा, है ना। कक्षा में सामने बैठाना, नियम प्रत्यक्ष सिद्धांत को सही बताना, मॉडल चार्ट बनाकर ग्राफ बनाकर उनको समझाना, श्याम पट पर कार्य देना, सामने बुलाकर उनका जो है हल करवाना, इन सब करने से हम जो कमजोर और पिछड़े छात्र हैं उनको अच्छा कर सकते हैं। ये था दोस्तों, है ना। और इसी प्रकार जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके बारे में तो आप जानते हैं, उनको कैसे बिजी रखना चाहिए, जो उनके स्तर है, अगर, है ना, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका भी ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है इस उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा। तो उनको क्या करना चाहिए, अगर वो हल कर लिया है तब किसी प्रश्न को उन्हें आसानी से हल कर लिया 1 मिनट में, तब उनको क्या करना चाहिए, हमें उसी प्रश्न को भिन्न तरीके से हल करने के लिए बोलना चाहिए। ठीक है, इनके लिए विशेष भी ध्यान देना है। तो उसी प्रश्न को वो विभिन्न तरीके से हल कर सकता है, प्रतिभाशाली बच्चा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और बाकी आप थोड़ा सा देख लेंगे पुस्तक से। आगे मैं दूसरा टॉपिक बता देता हूं। उपचारात्मक शिक्षक समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे है हमारा शिक्षण की समस्याएं। शिक्षण की समस्याएं होती है कि कैसे शिक्षण की समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षण की समस्याएं क्या होता है, सबसे पहले तो प्राथमिक कक्षाओं में क्या होता है, नींव की कमजोरी, है ना। अगर बच्चा प्राथमिक में ही कुछ नहीं जानता है, नींव की कमजोरी, ठीक है। सबसे पहले यही है समस्या कि प्राथमिक से ही बच्चा अगर पढ़ के नहीं आया है तो आने वाले कक्षा में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता है। दूसरा हमारा आ जाएगा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, मेंटल एबिलिटी ठीक रहना चाहिए। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। ठीक। तीसरा हमारा की पॉइंट है कि जो गणित शिक्षण है उसमें अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। अध्यापक का अप्रशिक्षित होना एक समस्याएं है ना, अध्यापक का अप्रशिक्षित होना। अगर अध्यापक अप्रशिक्षित है तो फिर वो बच्चों को कैसे शिक्षा देगी, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स हैं इसको समझना कि क्या क्या समस्याएं हैं। और कुछ भी समस्याएं हो सकती है स्थानीय तौर पे, है ना। शिक्षकों का ना मिलना, किसी स्कूल में शिक्षक ही नहीं है तो वो तो ऑलरेडी कमजोरी आ ही जाएगा। ठीक है, और कुछ समस्याएं हैं, इसको समझना भाई आप लोग। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं गणित का मूल्यांकन। समस्याएं समझ में आया होगा, शिक्षण में कई प्रकार की समस्याएं होती है। वो है प्राथमिक कक्षाओं की नींव कमजोरी, मानसिक स्वास्थ्य, छात्रों का, अध्यापक का प्रशिक्षित होना, किसी छात्र का सही ज्ञान न देना, ये सभी समस्याएं हो सकती है और कई समस्याएं हो सकती है। ठीक है, टॉपिक आप समझ रहे होंगे, ये समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं ना मैं, विशेष समझ में आया होगा जरूर। देखो दोस्तों, आगे है कि हम मूल्यांकन कैसे करें, गणित का मूल्यांकन कैसे करें। गणित का मूल्यांकन, ठीक है, गणित का मूल्यांकन कैसे करें। तो इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं आधार होती हैं कि कैसे हम गणित को, कोई बच्चा सीखा है या नहीं सीखा है, इस बारे में देख सकते हैं कि कैसे हम वो सीखा है कि नहीं सीखा है। तो मूल्यांकन यानी परीक्षा होता है, आप लोग को पता होगा। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, परीक्षा। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि जो बालक है वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति किया है कि नहीं। ठीक है, इसी प्रक्रिया में कुछ मान्यताएं हैं। इसमें एक विद्वान है समरफील्ड, नाम याद रखेंगे, है ना, कॉलम कर लीजिएगा, नाम याद रखेंगे। समरफील्ड क्या करता है कि ये मूल्यांकन के 8 विधियां बनाए हैं, मूल्यांकन के 8 मूलभूत आधार बताए हैं। किसने बताया है, आपको पता होना चाहिए, समरफील्ड। बीच में 2 प्रश्न तो निश्चित रूप से आपका जो विद्वान के बारे में पूछा ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग और पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे इसका होता है। सबसे पहले
जो ये प्रक्रिया है कि कैसे इनका मूल्यांकन करें, तो क्रमबद्ध करते हैं। जैसे इस मूल्यांकन में हम मौखिक रूप से कर सकते हैं। किस रूप में? मौखिक रूप में, लिखित रूप में, ठीक है, और अवलोकन करके। ये मूल्यांकन की विधि है, ठीक है, मूल्यांकन की विधि है, की विधि, मूल्यांकन की विधि। कौन कौन सी विधि से हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं? लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, निरीक्षण करके, अवलोकन करके, प्रश्नावली द्वारा। आप सब तो मूल्यांकन किए होंगे सभी स्टूडेंटों का, बस उस बातों को ध्यान रखना है कि कैसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। मौखिक रूप से, लिखित रूप से, अवलोकन कर, प्रयोग कराकर, निरीक्षण कराकर, ग्राफ चार्ट द्वारा, चेक लिस्ट द्वारा, कई प्रकार के आजकल पोर्टफोलियो द्वारा भी मूल्यांकन किया जा रहा है। ये भी है सतत व्यापक मूल्यांकन में पोर्टफोलियो द्वारा भी मूल्यांकन किया जा रहा है। ये सभी बातें हैं दोस्तों मूल्यांकन की विधियां में। परीक्षा, एक अच्छे परीक्षा के गुण क्या क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं कि परीक्षा के गुण, अच्छी परीक्षा के गुण क्या क्या होते हैं। अच्छी परीक्षा के गुण क्या होती है? उसमें विश्वसनीयता होना चाहिए, है ना। इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न में ना, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, विश्वसनीयता। दूसरा होता है वैधता, वैलिडिटी। टोटल इसमें जो है 6 प्रकार के दिए गए हैं। वस्तुनिष्ठता, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में कैसे कैसा होता है। विभेदीकरण, विभेदीकरण, और है व्यापकता, परीक्षा में व्यापकता भी होना चाहिए। छठवां है कठिनाई का स्तर, सबको कठिनाई का स्तर, ठीक है। इसके बाद है सहजता। परीक्षा में जब परीक्षा लेते हैं तो इन सब बातों को ध्यान दिया जाता है। तो ये जो की पॉइंट्स है उसको आप याद रखेंगे कि विश्वसनीयता होना चाहिए, कठिनाई का स्तर को ध्यान रखना चाहिए परीक्षा लेते समय। ऐसा नहीं कहिए कि पूरा हर प्रश्न कठिन से कठिन हो जाए, एकदम सरल भी नहीं होना चाहिए, सहजता भी होना चाहिए, लेकिन एकदम ही सरल नहीं होना चाहिए। व्यापकता होना चाहिए कि पूरे पाठ्यक्रम से उसके जो व्यापकता अर्थात उनका जो शारीरिक, मानसिक और ये जो विकास है वो हो। विभेदीकरण मतलब छात्रों को देखकर बनाया गया। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से, वैधता होनी चाहिए, है ना। तो ये सब अच्छी परीक्षाओं के गुण हैं। मूल्यांकन लेते समय इन बातों को देखकर ही मूल्यांकन या परीक्षा लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे इसी में आता है कि मूल्यांकन की विधि हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न, कि कैसे हम प्रश्नों को, इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न बताना चाहूंगा कि जिस विधि से इसमें प्रश्न आएंगे इस प्रकार। क्वेश्चन 1, जिस विधि में पहले उदाहरण, है ना, पहले उदाहरण बाद में नियम बताएं, बाद में नियम बताए जाते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, देखिएगा, है ना। ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन मान लेते हैं, ABCD आता है, वैसे मैं 1 2 3 लिख रहा हूं, ठीक है। समस्या समाधान, पहला ऑप्शन है समस्या समाधान, ठीक है। दूसरा है आगमन विधि। आप समझ में आ रहा होगा, D.Ed B.Ed किए हैं तो आपको पता है कि आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है, ठीक है। ये सब हमारे पाठ्यक्रम में रहते ही हैं। आगमन विधि, निगमन विधि, उपरोक्त सभी, ठीक है।
चलो बताओ, आप लोग उत्तर बताओ। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट कर दो कौन सा उत्तर होगा इसका। ठीक, कौन सा उत्तर होगा जल्दी बताइए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, है ना। प्रश्न आ भी सकता है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो यही है, मैं बता देता हूं इसका उत्तर अब। जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाते हैं उसको बोलते हैं आगमन विधि। आगमन विधि, दूसरा नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, आगमन विधि। निगमन विधि में जस्ट इसको उल्टा होता है। निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम बताते हैं फिर बाद में उसको हल करवाते हैं। ठीक है, पहले नियम बता देंगे फिर बाद में उसको हल कराएंगे उदाहरणों के साथ साथ। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और आपको पास होने के लिए उम्मीद है कि आप को समझ में आया होगा, और आपको साथ साथ 14 नंबर इसमें से ये जो मैथ्स का पहला पार्ट है उसमें से लेना है। जल्द ही इसका दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नहीं आया।